हेलो फ्रेंड्स, तो पॉलिटी की ये क्लास है। लास्ट जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था 1861 तक हम कंप्लीट कर लिए थे कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम हम पढ़ लिए थे। 1857 का रिवॉल्ट हम जान लिए थे, आखिरकार 1857 का रिवॉल्ट क्या था, थोड़ा कुछ छोटी मोटी चीज़ जाने थे। 1858 में किस तरीके से ताज का शासन शुरू हुआ था, और 1861 का भारत परिषद अधिनियम ये अपन यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब 1861 के बाद अपन पढ़ते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखो, जो पढ़ने का एक तरीका होता है इन सब चीज़ों को, चार्टर एक्ट को पढ़ने का तरीका होता है या कि अधिनियम को पढ़ने का तरीका होता है कि इसके पीछे के बैकग्राउंड आप बहुत अच्छे से समझ जाइए। अगर आपने एक बार बैकग्राउंड समझ लिया तो इसको आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बैकग्राउंड क्या है, अब देखिए 1892, अब 1892 में जो एक्ट आएगा वो किसका प्रयास रहेगा, वो कांग्रेस का प्रयास रहेगा। चूंकि आप देखते हैं, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री, तो आप उसमें जानते हैं कि 1885 में 1885 में किसका निर्माण हो रहा है, कांग्रेस का निर्माण हो रहा है, कांग्रेस का गठन हो रहा है। और कांग्रेस अपनी कौन सी मांगे शुरुआत में रख रही, कांग्रेस बहुत ज्यादा कठोर मांगे नहीं रख रही, कांग्रेस बिल्कुल छोटी मोटी मांगे रख रही है। कांग्रेस की मांग क्या है, सबसे पहले कांग्रेस की मांग है कि भाई सदस्यों की संख्या बढ़ा दो। जो विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद है, जो प्रांतीय विधान परिषद है, उसमें क्या करो, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दो। तो यही चीज आपको क्या देखने को मिलता है 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। पहला जो पॉइंट आता है वह यही आता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सीटों में वृद्धि की गई। अब देखो, सीटों में वृद्धि की गई और साथ में किनका, गैर सरकारी सदस्य ज्यादा उसमें चुने जा सकते थे। और वो सीटों में भी कौन, गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य का क्या होगा, ज्यादा चुनाव होगा। अब गैर सरकारी सदस्य क्या है, गैर सरकारी सदस्य वो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के अलावा रहते हैं, अलग दूसरे रहे करते हैं। भारतीय मेनली जो गैर सरकारी सदस्य थे वो भारतीय थे, भारतीयों को जो चुना जाता था, जो नॉमिनेट किया जाता था, वो गैर भारतीय सदस्य होते थे। तो पहला वही जो 1885 में कांग्रेस की जो मांग थी उसी के आधार पे पहला उन्होंने सुधार किया। इसके अलावा और जो बात दूसरी हुई थी, बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था। बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार। अब ये पूरी की पूरी घटना ना यही हुआ करती थी। बजट पर क्या रहता रहा कि बजट जो रहता रहा, बजट क्या है, बजट एक प्रकार से कि सरकार का लेखा जोखा, कि सरकार को कितनी आय होगी और सरकार कहाँ कहाँ पे खर्चा करेगी, कितना सरकार की इनकम और कितना सरकार एक्सपेंड करेगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है बजट क्या है। तो बजट पर बहस करने का अधिकार मिल जाना मतलब अब भारतीयों के पास ये अधिकार हो गया था कि वो जो सरकार के द्वारा, जो गवर्नर, जो वायसराय के द्वारा जो बजट पेश किया जा रहा है उसका वो क्या कर सकते हैं, उससे बहस कर सकते हैं कि आखिरकार आप ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हो, आप क्यों आखिरकार सैन्य अभियान में पैसा खर्चा कर रहे हो, आप क्यों आखिरकार बर्मा के ऊपर, क्योंकि जो अभी आपका जो म्यांमार है उस टाइम पे बर्मा था, तो ये कहा जाता था कि आखिरकार बर्मा को आपने क्यों कब्जा करके रखा है, क्यों आखिरकार आप अफगानिस्तान में कुछ और कर रहे हो, क्यों आखिरकार आप हर एक जगह, या कि आप क्यों पैसा दे रहे हो ब्रिटेन को, क्यों, बिकॉज आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप इंपोर्ट क्या कर रहे हो, आप कपड़े इंपोर्ट कर रहे हो, शराब इंपोर्ट कर रहे हो, और आखिरकार इनकी भारतीयों को क्या जरूरत है। ये सारी चीज़ों के ऊपर बजट में बहस हुआ करती थी। और बजट का मेन जो बहस किया करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, एक अपने में पहले फिरोज शाह मेहता थे और फिरोज शाह मेहता के बाद फिर गोपाल कृष्ण गोखले, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पूरे के पूरे बजट का खाचा सामने रख दिया था। ये पूरे के पूरे भारतीयों को ये बता दिया था कि भैया जो बजट ये पेश कर रही है सरकार, वो बजट क्या है, वो बजट बहुत ही ज़्यादा खराब है, वो भारतीयों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और बार बार बजट का क्या किया जाता, विरोध किया जाता था, बजट पास नहीं होने दिया जाता रहा, तो वायसराय को अपनी शक्ति लगानी पड़ती थी ताकि वो बजट को पास करा सके। तो ये सारी चीज़ें कब होती थी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है 1892 के बाद। तो बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था। इसके अलावा अब देख रहे हो कि गैर सरकारी सदस्य कि जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर के चुनाव हो रहा था, तो वहां पे एक तरीके से आपको चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है।
वोट आपको देखने को मिल रहा है। और वोट भी कैसे हो रहा था, चुनाव भी कैसे हो रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट रूप से चुनाव नहीं हो रहा था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा था। और जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव भी हो रहा था ना, उसमें भी कहीं चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये आप याद रखिए कि चुनाव तो हो रहा है, लेकिन 1892 में किसी प्रकार के चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, चुनाव के टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया 1892 के एक्ट। तो इतनी बातें 1892 के एक्ट के लिए महत्वपूर्ण है कि भाई पहला, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। दूसरा, अगर आप बोल रहे हैं कि बजट पर बहस करने का अधिकार अब मिल गए। और तीसरा बात कर रहे हैं कि चुनाव जो है अब अप्रत्यक्ष रूप से गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव किया जा रहा था, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये हो गया आपका 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं 1909 का 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। एक और महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट आता है, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, उसे किस नाम से जाना, उसे जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार। अब देखिए, मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे, ये दो व्यक्तियों के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मार्ले जो थे वो कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे। भारत के राज्य सचिव जो कहां पे थे? ब्रिटेन में थे। मतलब जो भारत के राज्य सचिव थे मार्ले, वो कहां पे रहते थे? वो ब्रिटेन में थे। और मिंटो कौन थे? भारत के वाइसराय। यानी ये दो व्यक्तियों की जोड़ी मार्ले मिंटो। मतलब मार्ले कहां पे? भारत के राज्य सचिव, और मिंटो कौन है? वाइसराय हैं भारत के। तो ये दो व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। तो इसको कभी कभार लिख दिया जाता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका रहेगा, तो उसमें आप जानिएगा मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगर अब जैसे मैंने बोला कि भैया अगर आपको पढ़ना है तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी है। तो अब 1909 के भारत परिषद अधिनियम में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए, अब अगर मैं बात करूं 1909 के भारत, तो आखिरकार ये बैकग्राउंड की मैं बात करूं। बैकग्राउंड आप सेट करना है ना, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 1905 में क्या हो रहा है? 1905 में हो रहा है बंगाल विभाजन। क्या हो रहा है? बंगाल का विभाजन। 1905 में क्या हो रहा है? बंगाल विभाजन। बंगाल का क्या करें? पार्टीशन किया जा रहा है। बंगाल को दो बराबर भागों में बांट दिया जा रहा है। जैसे अभी आपको देखने को मिल रहा है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। आपको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। पश्चिम बंगाल जो अभी आपका भारत है, जो अभी आपके भारत के हिस्से में कौन सा पड़ता है? पश्चिमी बंगाल पड़ता है, वेस्ट बंगाल पड़ता है। और पूर्वी बंगाल क्या है? ढाका वाला क्षेत्र, ढाका, मेमनगांव, चटगांव, ये वाला क्षेत्र। और जो अभी आप जानते हो जिसको बांग्लादेश के नाम से, बांग्लादेश के नाम से। तो बंगाल विभाजन हुआ। अब देखिए बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन 1905 में। अब उसके पीछे कारण क्या था? बंगाल विभाजन के पीछे कारण था बिकॉज ऑफ बंगाल क्या हो रहा था? धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनता जा रहा था। बिल्कुल वहाँ पे जो राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रखर हो रहा था। तो भाई अंग्रेजों को ये लगा कि भाई अगर राष्ट्रवादी आंदोलन यहाँ पे, नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा अगर आगे बढ़ गए तो भैया हमारा रहना तो मुश्किल हो जाएगा, ये सब लोग हमें यहाँ से उठा करके फेंक देंगे। तो क्या किया जाए? यहाँ पे फूट डालो राज करो की नीति करते। फूट डालो राज करो की नीति में क्या किया? हिंदू मुस्लिम विभाजन किया गया। तो हिंदू मुस्लिम विभाजन के लिए क्या जरूरी था?
बंगाल को अलग करना है, तो इसके जो पूरी बंगाल जो मुस्लिम वाला क्षेत्र है उसको अलग कर दिएगा और जो हिंदू वाला क्षेत्र है उसको अलग कर दिएगा। इस तरीके से बंगाल का विभाजन किया गया। अब 1905 में आपको क्या देखने को मिल रहा है? हिंदू मुस्लिम विभाजन। तो इसी आधार पे हम आपको देखने को क्या मिलता है? 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया? पहली बार सांप्रदायिक आधार पर, कैसे सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की गई। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल मतलब कि भैया हम अलग कर दे रहे हैं ना। जैसे सांप्रदायिक आधार पर कौन सी कम्युनिटी को किया गया था? मुस्लिम। अब देखो सांप्रदायिकता मतलब कम्युनलिज्म, यानी मुस्लिमों को क्या कर दिया गया? मुस्लिमों को बोला गया कि मुस्लिम केवल हम मुस्लिम को ही वोट दे सकते हैं, वो किसी हिंदू को वोट नहीं देंगे। तो भाई अभी तक जो था राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र बना हुआ था कि हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम एक। लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ? जब मुस्लिम को वोट दे सकेगा, जब वही केवल मुस्लिम को वोट देगा मुस्लिम, तो इससे क्या होगा? वो अपने मुस्लिम नेता को चुनेगा। जब मुस्लिम नेता को चुनेगा तो उनके बीच में क्या आएगी? एक गुटबाजी आएगी। और वही गुटबाजी अंग्रेज चाह रहे थे, वही गुटबाजी चाह रहे थे ताकि हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाएं। और जब हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाएंगे तो हम क्या कर देंगे? उस आंदोलन को हम पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो सांप्रदायिक आधार पर पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा कब की गई थी? 1909 में, 1909 में। ठीक है, ये आप थोड़ा जानिएगा। इसके अलावा अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई सांप्रदायिकता के जनक कौन कहलाते हैं, तो फादर ऑफ कम्युनलिज्म कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मार्ले, ये मिंटो साहब, जो मिंटो वायसराय थे, इन्हें क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक, सांप्रदायिकता का जनक, फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है मिंटो साहब को। तो ये पहली घटना हुई। अब इसके बाद दूसरी घटना क्या हो रही है? अब देखिए, दूसरे के लिए फिर मैं आता हूं आपको बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड को लेकर के अपन चलेंगे। दूसरी घटना ये होती है कि 1907 में, 1907 में क्या हो रहा है? सूरत अधिवेशन हो रहा है। और सूरत अधिवेशन में क्या हो रहा है? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो रहा है, कांग्रेस का विभाजन। अब कांग्रेस भी दो बराबर भागों में बट गई, ठीक है। इससे पहले कांग्रेस नहीं बटी थी, अब कांग्रेस भी दो बराबर भागों में बट गई। कांग्रेस का विभाजन मतलब एक आ गया उदारवादी ग्रुप और एक आ गया उग्रवादी ग्रुप। उदारवादी को अपन मॉडरेट बोलते हैं, बिल्कुल मॉडरेट। उग्रवादी को अपन रिवॉल्यूशनरी बोलते हैं। तो ऐसे दो अलग अलग गुट आ गए, दो अलग अलग लोगों का नेतृत्व करने वाले कि भैया एक जगह दादा भाई नौरोजी आ गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी ग्रुप में आ गए, फिरोज शाह मेहता आ गए, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब आ गए। इस साइड आ गए आपके उग्रवादी में विपिन चंद्रपाल आ गए, आपके बाल गंगाधर तिलक आ गए, लाला लाजपत राय आ गए, अजीत सिंह आ गए। तो ये सब कहाँ पे आ गए थे? आपके उग्रवादी। उग्रवादी मतलब जो आपके लाल, बाल और पाल, तीन नाम जाने आते हैं। लाल से लाला लाजपत राय, और बाल से आपके बाल गंगाधर तिलक, और पाल से आपके विपिन चंद्रपाल। लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, पाल फॉर विपिन चंद्रपाल। तो इस तरीके से क्या हो गया? ये उग्रवादियों का एक अलग गुट हो गया और उदारवादियों का एक अलग गुट हो गया ना। उदारवादियों के गुट में जो पहले ही थे कि भाई जो दादा भाई नौरोजी हो गए, इसके अलावा आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, इसके अलावा फिरोज शाह मेहता हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब लोग कौन थे? ये सब उदारवादी नेता थे। तो उदारवादी और उग्रवादियों के बीच क्या हो गया? विरोध हो गया। उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में एक तरीके से बहुत ज़्यादा समस्याएं आ गई। वो सब समस्याएं हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। यहाँ करेंगे तो ये अपने मेन टॉपिक से छूट जाएंगे। ये सब हिस्ट्री का पॉइंट है। बस यहाँ पे मेरे को ये समझाने का मतलब था कि आप ये जाने कि कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उसका कैसे 1909 के भारत परिषद अधिनियम में आपको प्रभाव देखने को मिलता है। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या बोला गया? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में ये कहा गया कि केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। सीटों की संख्या में
वृद्धि कर दी गई। जो प्रांतीय विधान परिषद है उसकी भी सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी, केंद्रीय विधान परिषद की सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इस तरीके से काम किया। अब देखो सीटों की संख्या में वृद्धि करके क्या कर रहे थे, सीटों की संख्या में वृद्धि करके यह किया जा रहा था कि जो उदारवादी नेता हैं, जो क्या कर रहे थे, सरकार के साथ उनका रुख क्या था, थोड़ा सा नरम था, उन लोगों को क्या करना, अपने पाले में लाना। तो उन लोगों को अपने पाले में लाने के लिए क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। और जब ये उदारवादी और उग्रवादी पूरी तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो फिर देखेंगे सरकार के उग्रवादियों का किस तरीके से वो क्या कर रही है, उनको दबा रही, किस तरीके से उन्हें एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है और उन्हें खत्म कर दे रही है। और जब वो खत्म हो जा रहे तो आंदोलन वैसे भी खत्म हो जा रहे। तभी आप देखते हो 1905 के बाद, जब 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद क्या हो जाता है, जो कांग्रेस है बिल्कुल नाम मात्र रहती है और फिर उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है, बम की, पिस्तौल की, इन सब की राजनीति शुरू होती है। फिर उसके बाद जब तिलक आते हैं, एनी बेसेंट आती हैं, तब फिर से कांग्रेस क्या फिर से जीवित होती है। तो इतनी चीज़ें आपको देखने को मिली कि आखिरकार ये 2-3 फैक्ट आप समझिए। इसके बाद अगर और अभी अपन बात करें, चलिए अब क्या हुआ, इसके अलावा बजट पर क्या किया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार तो पहले ही दे दिया गया था। अब ये बोला गया बजट पर आप संकल्पना रख सकते हैं, और बजट जब आप पूछें, कोई प्रश्न पूछे तो आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। 2 चीजें आप थोड़ा सा इसको समझिए, एक तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, और दूसरा बजट पर संकल्पना रखी जा सकती थी, यानी बजट पर अपनी संकल्पना यानी अपने विचार रखे जा सकते थे। इससे पहले ये चीजें नहीं की जा सकती। सिर्फ बजट पर थोड़े बहुत बहस, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, हल्के फुल्के, एक बार बोल दिया बस खत्म, बहुत नहीं। लेकिन अब 1909 के जो भारतीय परिषद अधिनियम है, पार्लियामेंट्री सुधार, उसके अंतर्गत क्या बोला गया, अनुपूरक प्रश्न पूछना। अनुपूरक प्रश्न पूछना मतलब जैसे अब मैं क्या हूं, जैसे मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना, या कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं उसका आंसर दूंगा। और अनुपूरक प्रश्न मतलब कि अगर मैंने आंसर दिया और उस आंसर में भी आपको कहीं पे कुछ डाउट लग रहा है तो आप उसका भी दोबारा मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति ने कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया, उस आंसर से भी अगर किसी प्रकार का उस सामने वाले को डाउट हो रहा है तो वो दोबारा वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको बोलते हैं अनुपूरक प्रश्न पूछना। तो आपको ये देखने को मिल रहा है 1909 के भारत परिषद अधिनियम में अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दे दी गई और बजट पर संकल्पना रखने की इजाजत। अब पहली बार ऐसा हुआ कि एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया। वो कौन व्यक्ति थे वो आपके लिए महत्वपूर्ण। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय को शामिल किया गया। अब वो कौन सा भारतीय था, उस भारतीय का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये कौन थे, ये विधि सदस्य थे, लॉ मेंबर थे। तो पहली बार 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया था और उस भारतीय का नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखिए। इसके अलावा ठीक, यहां तक। फिर इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो केवल मुस्लिम के लिए क्या किया गया, पृथक निर्वाचन मंडल कर दिया गया सांप्रदायिक आधार पर। इसके अलावा अलग प्रतिनिधित्व भी देना, अलग रिप्रेजेंटेशन देना, अलग प्रतिनिधित्व, अलग रिप्रेजेंटेशन। अब किसको किसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, एक तो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन जो प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल हो गया आपका बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया। इनकी जो प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन थी, यहाँ पे जो मतलब निगम थे, कॉर्पोरेशन मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनको भी अलग रिप्रेजेंटेशन देना। इसके अलावा जो जमींदार वर्ग है, चूंकि जमींदार वर्ग क्या था, जमींदार वर्ग अंग्रेजों का सहायक था, इसलिए जमींदार वर्ग को भी इसमें शामिल करना। इसके अलावा प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, जमींदार और इसके अलावा विश्वविद्यालय, इसके अलावा यूरोपियों को, इन सबको क्या दिया था, इन सबको एक अलग प्रतिनिधित्व, अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया था।
और इसके साथ साथ एक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो प्रतिनिधित्व दिया गया था, इतने लोगों को दिया गया था, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, जमींदार, विश्वविद्यालय, यूरोपीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इतने लोगों को क्या दिया गया था, रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो ये आपका हो गया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। चलिए, तो आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है भाई, ऐसे नहीं है, महत्वपूर्ण है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या है, अपने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आते भी हैं इससे क्वेश्चन। अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाए। और आपका MPPSC में, UPSC में, आपके छोटे एग्जाम में हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1909 का चूंकि अपने में विवादित भी है, इसीलिए इसके बारे में पूछने की और ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम हो गया। अब अपन 1919 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। यह भी अपने में इंपॉर्टेंट है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, 1919 के भारत परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब देखो, मॉन्टेग्यू कौन थे, वही चीज, मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत के राज्य सचिव, जो कहाँ पे थे, ब्रिटेन में थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे, चेम्सफोर्ड थे आपके भारत के वाइसराय। और ये दोनों ने मिलकर के जो किया था उसको क्या कहा जाता है, 1919 का भारत परिषद अधिनियम। तो अब ये लेकर के अब अपन बात करते हैं। फिर वही जैसे मैं बोला था ना, बैकग्राउंड की आपको जरूरत पड़ेगी, तो बैकग्राउंड अपन थोड़ा सा, अब बताइए बैकग्राउंड आखिरकार यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में आ रही है 1919 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। देखो, कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है 1919 के। आप देखते हो कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म ही हो गई थी। फिर कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ और किसकी शुरुआत हो देखने को मिलती है, होम रूल लीग की शुरुआत देखने को मिलती है। किसकी शुरुआत देखने को मिलती है, होम रूल लीग, होम रूल लीग, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये दोनों क्या कर रहे थे, ये दोनों होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत थी। और होम रूल लीग किस कॉन्सेप्ट पे था, होम रूल लीग इस कॉन्सेप्ट पे था कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, अधिराज्य का दर्जा दिया, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मत दीजिए, लेकिन हमें क्या करिए, हमें एटलीस्ट अपना शासन स्वयं चलाने की आप आज़ादी दीजिए, डोमिनियन स्टेटस। कि इसमें से कुछ जो अधिकार है, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे विदेशी देश के साथ जो संबंध रखना है, हथियार वाला, ये सब इशू आप रख रहे हैं, कम्युनिकेशन, ये सब आपका मैटर है, लेकिन बाकी जो आंतरिक रूप से स्वायत्ता आप हमें दे दीजिए। तो इसको लेकर के क्या चला गया, होम रूल लीग आंदोलन चला। और होम रूल लीग आंदोलन की सफलता ही क्या है, 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। और इस 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही पहली बार बोला गया कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी पहली बार बोला गया था। इससे पहले ये नहीं बोला जा रहा था, इससे पहले तो अंग्रेज सिर्फ यही बोल रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर योग्यता ही नहीं है। इससे पहले क्या बोल रहे थे कि इनके अंदर योग्यता ही नहीं, भारतीयों के अंदर, कि अपना शासन अपने आप चला पाए। अब ये बोलना शुरू कर दे कि नहीं भाई, अब हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते हैं। ये व्यक्तियों में क्या है, पोटेंशियल है, ये व्यक्ति अपना शासन अपने आप चला सकते हैं, लेकिन बशर्ते अभी ये योग्य नहीं है। योग्यता अब हम इनकी बनाएंगे, अब हम इन्हें इस योग्य बना देंगे कि अपना ये शासन अपने आप चला सके। तो इसको लेकर के क्या हो रहा है, इसको लेकर के विवाद चल रहा है। तो वही चीज़ है कि जैसे अभी मैं आप बोलूं कि अभी आप पढ़ने के योग्य नहीं, पहले मैं आपको बोलूं कि आपका निकल ही नहीं सकता, फिर मैं बोलूं कि नहीं अब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपका निकल सकता है। तो इस तरीके की बातें की जा रही थी पहले। और अब 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या होगा, कैसे चेंज आया, ऐसे चेंज आया कि अब ये बोला जाने लगे उत्तरदायी शासन की भाई अब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करनी है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कौन बनाएगा, भैया हम बनाएंगे, भारतीयों को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे ताकि वो अपना शासन अपने आप चला सके। तो ये हो गया आपका सबसे महत्वपूर्ण। इसके अलावा इसमें और जो महत्वपूर्ण बात की गई थी, विषयों की पहचान की गई। सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान की गई
केंद्रीय विषय कौन होंगे और प्रांतीय विषय कौन होंगे। अब क्या किया, अब ये क्या, प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाने लग गई। इससे पहले प्रांतों के पास, राज्यों के पास किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। राज्यों का पूर्ण रूप से जो केंद्र का था, राज्यों के ऊपर नियंत्रण था। सेंट्रल क्या थे, ज्यादा पावरफुल थे और स्टेट बिल्कुल पावरफुल नहीं थे। अब क्या किया गया, अब किया जाने लगे कि प्रांतों को भी अब ताकत दी जाने लगे, प्रांतों को भी अब नियंत्रण से मुक्त किया जाने लगा। इसके लिए किस चीज की जरूरत थी, इसके लिए जरूरत थी विषयों की पहचान करना, सब्जेक्ट्स की पहचान करना कि कौन से केंद्रीय विषय है, कौन से यूनियन विषय है सब्जेक्ट है और कौन सी प्रांतीय विषय है। इस आधार पर, और प्रांत को क्या करना था, प्रांत को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त किया गया, मुक्त किया गया। अब प्रांत को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त किया, और जो प्रांतीय विषय हैं इनको भी 2 बराबर भागों में बांट दिया। देखो, प्रांत को मुक्त तो कर रहे हैं लेकिन प्रांत को भी 2 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। हस्तांतरित जो ट्रांसफर किए जा सके, किसी और को ट्रांसफर किए जा सके, और आरक्षित जो रिजर्व है। इस तरीके से क्या कर दिया, 2 अलग अलग सब्जेक्ट में कर दिया कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे को अलग कर दिया गया और जो उतने महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं उनको अलग कर दिया गया। इस तरीके से प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। इसके अलावा पहली बार क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की। किसकी, द्विसदनीय, यहां मैं लिख देता हूं, किसको इरेज कर दे। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, ड्यूअल सिस्टम की शुरुआत की गई, द्विसदनीय व्यवस्था। अब यही द्विसदनीय व्यवस्था में आपको लोकसभा देखने को मिलती है और राज्यसभा। जो आपको अपने देश में सदन में दिखता है ना, पार्लियामेंट में, कि एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, भैया लोकसभा और राज्यसभा के गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत किया गया था। तो द्विसदनीय व्यवस्था की गई। इसके अलावा अब जो पहले सांप्रदायिकता थी, पहले सांप्रदायिक आधार पर क्या किया गया था, थोड़ा बंटवारा किया गया था। अब इसको और ज़्यादा बढ़ाया गया। अब और क्या ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, अब और ज़्यादा बढ़ाया गया कि भाई सिखों को भारतीय ईसाइयों, सिखों भारतीय ईसाइयों, इसके अलावा आपका आंग्ल भारतीयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियों, इन सब के लिए क्या कर दिया, अलग पृथक निर्वाचन मंडल की। ये सब लोगों को भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया कि भैया जो सिख है केवल सिख को ही वोट दे पाएंगे, जो भारतीय ईसाई है वो केवल भारतीय ईसाइयों को ही वोट दे पाएंगे, जो एंग्लो इंडियन है वो एंग्लो इंडियन को वोट दे पाएंगे, और जो यूरोपीय है वो यूरोपीय को वोट दे पाएंगे। तो इस तरीके से क्या कहेंगे, किसी प्रकार की कोई यूनिटी ना रहे। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करेंगे, और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि भैया हम किसी प्रकार की यहाँ पे यूनिटी रहने ही नहीं देना चाहते, किसी प्रकार की एकता रहने ही नहीं देना चाहते। तो ये आपको देखे क्या, दोहरा मुंह। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो अंग्रेजों की भी यही कंडीशन थी, दिखा कुछ और रहे थे, कुछ कर कुछ और रहे थे ना। अब जो एक बुद्धिमान व्यक्ति वो तो इस चीज़ को समझ रहा था उस टाइम पे, लेकिन जो नहीं समझ रहा था तो वो क्या कर रहा था, अंग्रेजों के चंगुल में फंसते आ रहा था। अब हम खड़े खड़े अभी यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो समय आप देखिए ना, वो समय क्या था, इतनी ज़्यादा योग्यता नहीं थी, इतना ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, शिक्षा का अभाव था। कैसे अगर लोग एक दूसरे को यूनाइट कर पाते, और उसमें एक ऐसा शासक वर्ग जो खड़ा ही इसलिए ताकि वो लोगों को बंटवारा कर सके, लोगों को तोड़ फोड़ कर सके, ऐसा शासक ही बैठा तो कैसे काम चलेगा। तो यही चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको ये देखने को मिलता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई थी। इसके अलावा ये बोला गया था कि भाई प्रांतीय जो विधान परिषद है, प्रांतीय विधान परिषद है, प्रांतीय विधान परिषद में क्या किया जा सकता है, गैर सरकारी सदस्यों का भी बहुमत हो सकता है। पहली बार ये बोला गया है, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो सकता है, वो भी मेजॉरिटी में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में क्या बोला गया, केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं होगा, वो मेजोरिटी में नहीं आएंगे, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में क्या वो मेजोरिटी में आ सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें देखने को आपको मिलती है। इसके अलावा कुछ और चीजें आपको 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत देखने को मिलेगी। एक आया लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसी के तर्ज में अभी आपको यूपीएससी देखने को मिलता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरीके का उस टाइम पे था पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, वो क्या कर रहे थे, सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट थे उनका क्या कर रहे थे, एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे, और साथ में सरकार को क्या करते थे, सलाह भी देते थे। अब सलाह कहाँ देगी, लेकिन लोक सेवा आयोग का गठन, ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, तो आप याद करिएगा 1919। इसके अलावा बजट को भी अलग कर दिया गया था, बजट को भी क्या कर दिया था, केंद्रीय बजट को अलग कर दिया था और राज्य बजट प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया था। तो पहली बार बजट को भी क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया कि भाई केंद्रीय बजट है अलग, केंद्र के द्वारा जो बजट पास किया जा रहा है वो अलग है, और जो प्रांत का बजट है वो अलग है, प्रांतीय बजट। बजट को भी 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया, केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट। तो इस तरीके से अपन क्या कर लेते हैं, 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम आपका खत्म होता है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप क्लियर रहें। पहला जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि उत्तरदायी शासन की स्थापना, ये आप समझ गए होंगे कैसे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। विषयों को 2 बराबर भागों में बांटना, विषय को इसलिए पहचान करना ताकि अब अच्छे से थोड़ा काम हो सके, क्योंकि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में बांट दिया गया, भाई सेंट्रल का अलग सब्जेक्ट है, स्टेट का अलग सब्जेक्ट, और जो स्टेट के सब्जेक्ट है उनको भी 2 बराबर भागों में बांट दिया, हस्तांतरित बांट दिया और आरक्षित बांट दिया, जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं और जो रिजर्व रखे जा सकते हैं। प्रांत को क्या करना, केंद्र से थोड़ा नियंत्रण देना, इसलिए अलग डिवाइड किया गया। दूसरा, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, ड्यूअल सिस्टम को बनाया गया, ड्यूअल गवर्नेंस सिस्टम आया, लोकसभा और राज्यसभा का गठन की बात की गई। इसके अलावा जो सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन मंडल था, सांप्रदायिकता को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया जब सिखों को भी इसमें शामिल कर दिया। सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीयों और ये यूरोपीय, इन सब के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया गया। इसके अलावा जो प्रांतीय विधान परिषद है, प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का भी बहुमत हो सकता है, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं हो सकता, वहाँ केवल सरकारी बहुमत रहेगा। इसके अलावा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके अलावा बजट को भी अलग अलग कर दिया, केंद्रीय बजट और राज्य बजट, और राज्य बजट को भी अलग कर दिया। मतलब इस आधार पर बोला गया कि अब राज्य को हम ज़्यादा स्वतंत्रता दे रहे हैं ताकि वो अपने बजट स्वयं बना सके। लेकिन बजट तो ठीक है भैया, जब उनके पास रेवेन्यू ही नहीं रहेगा, जब उनके पास उतना सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो वो क्या कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई थी 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। अब थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आता है साइमन आयोग, साइमन कमीशन। ये हालांकि हिस्ट्री वाला टॉपिक आता है, लेकिन यहाँ आप थोड़ा एक आउटलाइन आप देख रहे हैं, तो साइमन कमीशन को भी आप थोड़ा सा कम से कम देख लीजिए कि साइमन कमीशन, साइमन आयोग कब आया था, 1927 में, 1927 में। और साइमन कमीशन का क्या किया गया था, साइमन कमीशन का पूर्ण रूपेण विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा। और उसके पीछे कारण क्या था, चूंकि साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, साइमन कमीशन के 7 मेंबर थे, और ये 7 मेंबर कौन थे, ये 7 मेंबर ब्रिटिश थे, है ना, भारतीय कोई भी मेंबर नहीं था। और यही शायद सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि अगर कोई भारतीय शामिल ही नहीं है तो वो भारतीयों के लिए किस प्रकार के नई चीज़ें ला सकता है। वो एक तरीके से साइमन कमीशन आया था ये देखने के लिए कि भारत में हम और लोगों को, भारतीयों को और कितने अधिकार दे सकते हैं, किस तरीके से शासन चल रहा है, किन किन अधिकारों की आवश्यकता है, कौन सी नई चीज़ें आप की जा सकती है, कहाँ तक उत्तरदायी शासन पहुँचा है, ये सब चीज़ों के लिए जानकारी के लिए साइमन कमीशन आया था। लेकिन साइमन कमीशन का विरोध कर दिया गया था, और साइमन कमीशन का विरोध करके फिर क्या किया गया था, फिर हमारी नेहरू रिपोर्ट आई थी। फिर आप देखने को मिलता है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट, नेहरू से याद रखें मोतीलाल नेहरू थे इनके अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, तो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। हालांकि ये भी क्या हुआ, ये भी सफल नहीं हो पाई, चूंकि लोगों में मतभेद था, जितने भी पार्टीज थे उन सब में क्या था, मतभेद था, तो इसके कारण क्या हुआ, ये नहीं हो पाया। इसके अलावा यहीं पे आपको देखने को मिलता है सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड।
अब कम्युनल अवार्ड कब आया था? 1932 में। प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के उस टाइम पे रैमजे मैकडोनाल्ड, और रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था? एक सांप्रदायिक अवार्ड शुरू किया था, कम्युनल अवार्ड शुरू किया था, जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर जिस तरीके से बंटवारा किया जा रहा था उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, और अब ये बोला गया कि दलितों को भी क्या किया जाएगा? दलितों को भी उस सांप्रदायिकता के अंतर्गत रखा जाएगा, दलितों और हिंदुओं को अलग कर दिया जाए। और उसके लिए क्या किया जाए कि दलित को भी अलग पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जाए, कि एक दलित दूसरे दलित को ही क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। तो इसको लेकर के फिर क्या हुआ? रैमजे मैकडोनाल्ड में ये बोला गया कि भाई दलितों के लिए भी क्या होगा? अलग पृथक निर्वाचक मंडल रहेगा, अलग पृथक निर्वाचन मंडल रहेगा। लेकिन फिर इसको लेकर के भी आप देखते हो कि चूंकि इस टाइम पे गांधी जी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। तो गांधी जी को फिर गांधी जी और जो दलित नेता थे, दलित नेता कौन थे उस टाइम पे? बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। तो गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में क्या हुआ? दोनों के बीच में आपस में बात हुई, और दोनों आपस में इस उसमें निकले कि भाई ऐसा किया जाए कि दलितों को अगर हमने दलितों के लिए अगर सांप्रदायिक आधार पर आपने अलग निर्वाचन कर दिए तो दलित और हिंदू हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो जो हमारी जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये ना करते हुए बल्कि क्या कर दिया जाए? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो दलितों के लिए जो सीट को रिजर्व किया गया उन सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। तो फिर दोनों नेताओं के बीच में हुआ और बोले गए कि भाई केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सीटों की संख्या में बढ़ा दिया जाएगा, ना कि दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल। तो इसको लेकर के बात हुई थी, पूना समझौता के नाम से जाने जाते हैं। पूना समझौता के नाम से जाता है दो व्यक्ति, गांधी जी और अंबेडकर साहब। ये दो व्यक्तियों ने क्या किया था? ये दो व्यक्ति आपस में मिले और इस मैटर को सुलझा लिया, नहीं तो ये मैटर और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक, तो ये हो गया आपका सांप्रदायिक अवार्ड। ये तीन टर्म लाइन। अब इन तीन चीज़ों के बारे में ना अपन हिस्ट्री में ब्रॉड से बात करेंगे, लेकिन ये पॉलिटी आपका सेक्शन चल रहा है, यहाँ केवल टाइमलाइन आपके लिए जरूरी। बाकी हिस्ट्री जब अपन पढ़ेंगे तो इनके बारे में अपन बहुत अच्छे से जानेंगे। भाई साइमन आयोग क्यों आया, किस लिए आया, कहाँ तक उसको सफलता मिली, क्यों नहीं सफलता मिली, आखिरकार विरोध के पीछे कारण क्या था, कौन कौन से बिंदुओं को लिया गया, कहाँ कहाँ विरोध हुआ, वो सब क्या आएगा, वो सब आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं टाइमलाइन थोड़ा बता दी कि साइमन आयोग हो गया, नेहरू रिपोर्ट हो गया, सांप्रदायिक अवार्ड हो गया, ये आप टाइमलाइन जाने रहिए। तो इस तरीके से आप ये वाला जो टॉपिक था अपना खत्म हो गया। अब इसके बाद जो रहेगा भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दो एक्ट और बचे, अपने में इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा मैं टाइम भी ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए ना। क्या है कि एक बार ही पढ़िए, बार बार क्या पढ़ना है, एक बार आप क्लियर अगर आपको समझ में आ जा रही बातें तो ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद अपन टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा। अभी जैसे पॉलिटी है तो भाई मैनेजमेंट करते रहेंगे, तो इस तरीके से अपन करते रहेंगे। तो ठीक है, अगर आप लोग नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लीजिए। तो फॉर्मेलिटी टाइप की लगती मेरे को लास्ट में बोलना है ना, लेकिन बोल देते हैं भाई, फॉर्मेलिटी भी करना ज़रूरी होता है। आप लोग बिना फॉर्मेलिटी के जानते भी नहीं होंगे, है ना। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर आपको किसी प्रकार की ज़रूरत लग रही है, कुछ चाहते हैं आप जानना, है ना। बढ़िया, तो चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।